అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు తెలంగాణ? ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ రైతు బంధు స్కీమ్ గురించి ఒక डिस्कशन చేయబోతున్నారు. टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू. सभी स्टडी आईक्यू के दर्शकों को मेरा नमस्कार. आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तेलंगाना की रैत बंधु स्कीम के बारे में. ये डिस्कशन क्यों हो रही है? रैत बंधु स्कीम का 8th फेज का डिसबर्सल यानी कि पैसा जो सरकार से किसानों के अकाउंट में जाता है वो डिसबर्सल शुरू हो चुका है दिसंबर 28 2021 से. लेकिन ये तो एक छोटी सी खबर है. आज हमारी डिस्कशन रैत बंधु स्कीम के ऊपर इसलिए चल रही है क्योंकि इस स्कीम ने एक लैंडमार्क चीज अचीव की है. इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 2018 में और अभी 2022 की शुरुआत में इन्होंने अभी तक क्यूमुलेटिवली 50,000 करोड़ रुपए डिसबर्स किया, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अभी तक 50,000 करोड़ भेजा है किसानों के अकाउंट में. इट इज अ लैंडमार्क अचीवमेंट. तो आज हम लोग एनालाइज करेंगे रैत बंधु स्कीम को, इसकी सारी निटिग्रिटीज को जानेंगे, इसकी डिटेल्स क्या है और इसको हम लोग एनालाइज करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंप्रूवमेंट, क्योंकि अंत में हम लोग कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे. ये डिस्कशन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, ऑल्दो बहुत सारी इनपुट स्कीम्स है, यानी कि जो इनपुट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, पीएम किसान स्कीम है, बहुत सारे राज्यों ने दूसरी स्कीम शुरुआत की हुई है, लेकिन इतने बड़े स्तर पे मैं कहूँगा इतना ज़्यादा बेनिफिट केवल एक तेलंगाना राज्य से ही गया है. तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे एंड विल टॉक अबाउट सम लूप होल्स और सम इशू एरियाज ऑफ रैत बंधु स्कीम. दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. टू गेट टू नो इट, बी विथ मी. मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पे @rahulsai222. इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट पीएससी प्रोग्राम्स दैट वी रन एंड वी हैव अ तेलंगाना पीएससी प्रोग्राम ऑल्सो. अगर आपको जानकारी लेनी है जस्ट गो टू द डिटेल्स दैट आर प्रोवाइडेड हियर. चलिए चर्चा शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चर्चा हो क्यों रही है? क्योंकि रैत बंधु स्कीम, रैत मतलब किसान, फार्मर, तो किसान का बंधु इस तरह का स्कीम है जहां पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है टू फार्मर्स. उसका 8th फेज का डिसबर्सल शुरू हो चुका है दिसंबर 28 को, लेकिन इन्होंने लैंडमार्क अचीवमेंट की है 8th फेज के दौरान. अभी तक इन्होंने 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा धनराशि अभी किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया क्यूमुलेटिवली जब से स्कीम की शुरुआत हुई है फ्रॉम मई 2018, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट. अब बात करते हैं कि रैत बंधु स्कीम है क्या. रैत बंधु स्कीम इज अ एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम. इनफैक्ट आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, यू विल नो अबाउट दीज इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम्स. बहुत सारी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम्स आ चुकी हैं. रैत बंधु तो तेलंगाना की है. केंद्र लेवल पे आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान स्कीम चल रही है, जहां पे 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको 6,000 रुपये मिलेंगे एनुअली, 2,000 करके. रिसेंटली डिसबर्सल भी हुआ है अंडर प्रधानमंत्री किसान. इसके अलावा बहुत सारे राज्यों ने अपनी अपनी इनपुट सब्सिडी या फिर इनपुट इन्वेस्टमेंट स्कीम शुरू की हुई है. तेलंगाना की मैंने आपको बताया देयर इज रैत बंधु. आंध्र प्रदेश की अपनी खुद की स्कीम है YSR रैतु भरोसा. ओडिशा की है कालिया स्कीम. वेस्ट बंगाल की है कृषक बंधु. झारखंड की है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना. हरियाणा की है मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि. और भी बहुत सारे राज्यों ने इस तरह की स्कीम्स लाए हैं. इसमें क्या किया जाता है? इनपुट सब्सिडी दी जाती है, यानी कि इनपुट्स लेने के लिए, इनपुट्स यानी कि सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, या फिर दूसरा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है एग्रीकल्चर में, उसके लिए पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है. अब रैत बंधु में भी यही होता है. रैत बंधु में तेलंगाना सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, डायरेक्टली पैसा चला जाता है किसान के अकाउंट में. अब तेलंगाना सरकार ट्रांसफर करती है टू द लैंड ओनिंग फार्मर्स. और आपको ध्यान रखना है एट द बिगिनिंग ऑफ क्रॉप सीजन. भारत में हम लोग ये कहते हैं मेजरली 2 क्रॉप सीजन होते हैं. एक होता है खरीफ समर के दौरान और एक होता है राबी. राबी अभी चल रहा है विंटर सीजन, राइट, विंटर क्रॉपिंग. तो इन दोनों क्रॉपिंग सीजन से पहले तेलंगाना सरकार करती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एक बार खरीफ के लिए, एक बार राबी के लिए, इन अ ईयर ट्वाइस. अब कितना पैसा आ जाता है किसानों को? ईच फार्मर गेट्स 5,000 रुपीज पर एकड़. आपको ध्यान रखना है 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति क्रॉप सीजन, यानी कि 5,000 रुपये खरीफ में, 5,000 रुपये राबी में और पर एकड़. इसका मतलब है अगर मेरे पास 2 एकड़ की जमीन है तो मुझे एक साल में 20,000 रुपये मिलेंगे. सरकार की तरफ से 20,000 रुपये डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर इनटू माय अकाउंट. वही अगर मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कोई सीलिंग नहीं है. ऑल्दो द सीलिंग लिमिट इज सेट एट 50 एकर्स, यानी कि 50 एकड़ तक ही यहाँ पे एलोकेशन जाएगा. अब उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, अगर 10 एकड़ की जमीन है तो कितना आएगा?
साल में 1 लाख रुपए आएगा। अगर 50 एकड़ की ज़मीन है, 50 एकड़ के लिए आपको साल में 5 लाख रुपए आएगा। कोई सीलिंग नहीं है, 50 एकर्स के ऊपर नहीं मिलता, अप टू 50 एकर्स एवरीबडी गेट्स इट। तो इट्स अ ह्यूज स्कीम। इसीलिए मैंने आपको बताया ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। इन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का अभी तक डिसबर्सल किया है। किसी दूसरे राज्य ने ये अभी तक अचीव भी नहीं किया। इनफैक्ट नंबर्स काफ़ी लो है फॉर द अदर स्टेट्स। अब देखिए तेलंगाना किस तरह से डिसबर्स कर रहा है, तेलंगाना कितने फार्मर्स को डिसबर्स कर रहा है। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना 66 लाख फार्मर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड और इनका जो एग्रीकल्चर लैंड है दे कवर अबाउट 1.52 करोड़ एकर्स ऑफ लैंड। और जो फंडिंग जाती है वो बैचेस में जाती है। पहले छोटे फार्मर्स को जाती है, छोटे फार्मर्स अराउंड 18.12 लाख फार्मर्स जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है, सबसे पहले उन्हें पैसे जाता है। उसके बाद 1 से 2 एकड़ का जमीन जिसके पास है उन्हें जाता है, देन 3 to 4 एकर्स एंड देन फाइनली ऑल द फार्मर्स जिनके 10 एकड़ से भी ज़्यादा है ज़मीन, उनके अकाउंट में पैसा जाता है। अगर आप डिसबर्सल की बात करें, तेलंगाना का फार्मर पे आउट कितना है, शेयर कितना है, मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 1 हेक्टेयर, यहाँ पे आपको ध्यान दें हेक्टेयर बिकॉज दिस इज फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेंसस। यहाँ पे मैं एकड़ की बात करूँ, इन तेलंगाना एकड़ इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बट एट द इंटरनेशनल लेवल और एट द रिपोर्टिंग लेवल हम लोग हेक्टेयर यूज करते हैं। तो इसी के साथ मुझे बताइएगा 1 हेक्टेयर मतलब कितना एकड़ होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए सो दैट वी लर्न दोज नंबर्स ऑल्सो। तो मार्जिनल फार्मर्स 28.6% और स्मॉल फार्मर्स जो 1 to 2 हेक्टेयर्स वाले हैं 33%। सो अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से अराउंड 60% ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स उनके अकाउंट में पैसा जाता है और बड़े फार्मर्स के अकाउंट में भी पैसा जाता है बिकॉज यहाँ पे एक्सक्लूजनरी क्राइटेरिया नहीं रखा गया, डायरेक्टली सभी के अकाउंट में जाता है। ऑल्दो मैंने आपको बताई 50 एकड़ वाली लिमिट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो धनराशि जारी है, मैंने आपको बताया 50,000 करोड़ अभी तक क्यूमुलेटिवली ये ट्रांसफर कर चुके हैं। इज इट ओके डायरेक्टली टू प्रोवाइड इनपुट सपोर्ट? अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो काफ़ी पैसा मिल रहा है, अगर मेरे पास 10 एकड़ की ज़मीन है तो साल में 1 लाख रुपए डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ऐसे ही आ जा रहा है, तो वाई नॉट बिकम अ फार्मर, राइट? तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप ये सोच ज़रूर रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि क्या रैयत बंधु स्कीम ज़रूरी है। इज इट ओके टू सिंपली ट्रांसफर मनी? देखिए सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप डीबीटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं फार्मर्स को और अगर एक किसान है तो उन्हें इनपुट की ज़रूरत पड़ती है और हम जानते हैं कि इस इनपुट रिक्वायरमेंट की वजह से बहुत बार क्या होता है, अगर आपको बीज खरीदना है, अगर पैसे नहीं है तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी नहीं अगर नहीं मिल रहा है तो यू गो टू मनी लेंडर। अगर मनी लेंडर के पास जाओगे तो आपकी ज़मीन गिरवी हो जाएगी, देन इवेंचुअली वो ज़मीन उस मनी लेंडर के पास ही चली जाएगी। इस तरह के प्रॉब्लम्स हम देख चुके हैं, डेट ट्रैप की प्रॉब्लम्स हम लोग देख चुके हैं। तो इनपुट सपोर्ट इट डज मेक सेंस। क्यों? क्योंकि अगर पैसा आएगा जस्ट बिफोर खरीफ सीजन, मैं किसान हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, उस 5,000 रुपये को इस्तेमाल करूँगा, मैं बीज खरीदूंगा, मैं फर्टिलाइजर्स खरीदूंगा, जो भी रिक्वायरमेंट लगेगी उसको मैं यूज़ करूँगा और अपनी फसल उगाऊंगा, देन आई हार्वेस्ट, देन आई गेट द प्रॉफिट। और हम जानते हैं कि इंडिया में किसान एक मेजॉरिटी सेक्शन है, अभी भी मैं कहूँगा 50% और अराउंड 50% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इनफैक्ट अगर हम लोग सेकेंडरी चीज़ देखें, यानी कि सेकेंडरी पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, वो नंबर और भी ज़्यादा जाएगा। तो एग्रीकल्चर को एक इनपुट सपोर्ट या फिर सब्सिडी की मदद की काफ़ी ज़रूरत है और इनपुट सपोर्ट डज मेक सेंस। इसीलिए जब भी खरीफ और रबी से पहले अगर मेरे अकाउंट में पैसा आएगा तो इट इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन मी कि पैसा आएगा तो मैं अच्छे से फसल उगा सकता हूँ, अच्छे से हार्वेस्ट कर सकता हूँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और अल्टीमेटली डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे, रूरल इंडिपेंडेंस कम हो जाएगी, रूरल डेवलपमेंट होगी, तो जो भी इनपुट्स लगेंगे उसके एक्सपेंसेस मेरे कम होंगे। तो इट डज मेक सेंस। अब ये तो प्रूडेंस के पर्सपेक्टिव से हो गया, लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्रॉम अ मैक्रो लेवल, फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हेल्प और सम सॉर्ट ऑफ सब्सिडी विच इज श्योरली नीडेड। अब सवाल ये उठता है सब्सिडी इन फॉर्म ऑफ लोन वेवर, इज इट फाइन, राइट? क्योंकि लोन वेवर तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब चलिए कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट आई थी 2018-19 में, जहां पे आरबीआई ने बताया था कि 2014 से लेकर 2019 तक 10 जो बड़े राज्य हैं उन्होंने फार्म लोन वेवर कर दिया था, यानी कि जो भी लोन फार्मर्स लिए थे उनको वेव ऑफ कर दिया था और इसका नंबर क्यूमुलेटिव था अप्रोक्सीमेटली 2.31 लाख करोड़। 2.31 लाख करोड़ का लोन वेवर हो चुका। तो सपोर्ट तो लोन वेवर के थ्रू भी जा रही है। तो लोन वेवर को अगर कम करेंगे एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ लोन वेवर, अगर हम लोग इनपुट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को पकड़ेंगे तो इट डज मेक सेंस फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ऑल्सो।
अगर आप नंबर की बात करें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना 1.52 करोड़ एकर्स यानी कि सालाना 15,000 करोड़, और तेलंगाना का जो डिसबर्सल है वो देश में सबसे बड़ा है, सालाना 15,000 करोड़। और अगर हम लोग टॉप के 10 राज्यों की बात करें जिन्होंने इतना लोन वेवर दिया है, तो 2 से 3 सालों में मैं कहूँगा अप्रोक्सीमेटली इतना ही पैसा लग जाता है इन टर्म्स ऑफ इनपुट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ऑल्सो। टॉकिंग अबाउट द टॉप 10 स्टेट्स, अप्रोक्सीमेट नंबर्स में आपको बताऊं। सो विच इज बेटर, इज लोन वेवर बेटर या फिर इनपुट सब्सिडी बेटर? आप ही मुझे बताइए इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा एक और अगर हम लोग पर्सपेक्टिव की बात करें, एक आर्गुमेंट होता है सम सेक्शंस ऑफ फार्मर्स, वो कहते हैं इनपुट सपोर्ट तो आ रही है लेकिन प्राइजेस बहुत ज़्यादा है, प्राइजेस सीड्स की बहुत ज़्यादा है, प्राइजेस फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा है, प्राइजेस दूसरे इनपुट चीज़ों की बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हमें प्राइजेस कम करने चाहिए। तो वहाँ पे बात आती है सब्सिडी की। अब सब्सिडी इंडस्ट्रियलिस्ट को डायरेक्टली देना अच्छा है कि इनपुट सपोर्ट फार्मर्स को देना अच्छा है? मार्केट रेट्स आ जाए और अगर हम लोग फार्मर्स को डायरेक्ट इनपुट दे रहे हैं तो फार्मर्स मार्केट रेट पे ही खरीद सकते हैं, दैट ऑल्सो मेक सेंस, इजंट इट? सो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर इनटू फार्मर्स, इट डज मेक सेंस। इनफैक्ट नीति आयोग इसको सपोर्ट कर चुकी है, आरबीआई ने भी इसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स बताया। आरबीआई ने ये कहा था कि लोन वेवर के बदले अगर हम लोग इस तरह की स्कीम्स लाएंगे, डायरेक्ट इनपुट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम्स लाएंगे इंस्टेड ऑफ लोन वेवर, इट इज़ मच बेटर। बट ध्यान ये रखना है कि किसके अकाउंट में जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स करना है और हर एक फार्मर का अकाउंट आधार के साथ सीड करना है ताकि हमें पता चले कि पैसा इंटेंडेड बेनिफिशियरी के पास ही जा रहा है। और टू अ लार्ज एक्सटेंट ये बहुत जगह पे हो चुका है, जैसे मैं कहूँगा लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन हो चुका है कर्नाटका में, तेलंगाना में, दूसरे राज्यों में हो चुका है। बट जहाँ भी लैंड डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है वहाँ होना बहुत ज़रूरी होता है। लैंड डिजिटाइजेशन प्लस सीडिंग विद आधार एंड पैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी सेंड इट टू इंटेंडेड बेनिफिशियरीज। तो इससे हमें पता चला कि रैयत बंधु स्कीम एक काफ़ी पॉजिटिव स्कीम है जो काफ़ी मदद करेगी किसानों की। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट रैयत बंधु स्कीम बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। मैंने आपको बताया इनपुट सब्सिडी या फिर इनपुट सपोर्ट किसे जा रही है? लैंड ओनिंग क्लास को जा रही है। लैंड ओनर्स अगर हैं तो बाकी लोगों का क्या होगा? जो उस लैंड पे टेनेंट्स हैं, जो उस लैंड पे शेयर क्रॉपर्स है, जो लैंडलेस फार्मर्स है, उनका क्या होगा? उन्हें क्या कोई सपोर्ट मिलेगा? यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है। और अगर हम लोग बात करें लैंड ओनर्स की, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म इन इंडिया। बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, फार्म लैंड खरीदेंगे और वहाँ पे फार्मिंग वो नहीं कर रहे हैं, फार्मिंग कोई और ही कर रहा है। यानी कि इज अ टेनेंट, ही और शी इज अ टेनेंट, ही और शी इज अ शेयर क्रॉपर। तो उन्हें तो कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो इन लोगों को कैसे इंक्लूड करें? दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर रैयत बंधु स्कीम। इसके अलावा देखिए फाइनेंशियल प्रूडेंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहीं पे भी पैसा डाल रहा हूँ, मुझे ये चाहिए कि वो पैसा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल हो। ऑल्दो यहाँ पे विकल्प जरूर मिल रहा है, किसान के अकाउंट में डायरेक्टली जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं 1.52 करोड़ एकर्स लैंड को पैसा दे रहा हूँ, क्या 1.52 करोड़ एकर्स में कल्टीवेशन भी हो रही है? अगर कल्टीवेशन हो रही है तो क्या वहाँ पे प्रोडक्टिविटी आ रही है? मुझे ये भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर पैसा जा रहा है अकाउंट में, वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? अगर वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो एग्रीकल्चरल कैपिटल डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, देन इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट और अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट। लेकिन अगर वो मिसयूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी किसान के अकाउंट में चला गया और वो किसान उसे जुए में बर्बाद कर रहा है, अगर वो किसान शराब में बर्बाद कर रहा है, देन इट इज काउंटर प्रोडक्टिव, इजंट इट? सो देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ मॉनिटरिंग मेजर जहां पे हमें देखने की जरूरत है कि कितना कल्टीवेट हो रहा है। अगर मैं इतना पैसा दे रहा हूं, क्या उतने लैंड पे कल्टीवेशन हो रही है? उससे प्रोडक्टिविटी कितनी निकल रही है? इसके ऊपर भी तेलंगाना को काम करना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है, इनपुट सपोर्ट सभी को मिल रहा है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को तो मिलना चाहिए। जैसे कि पीएम किसान स्कीम है, इट आइडेंटिफाइज ओनली 12 करोड़ फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनके अकाउंट में पैसा डालते हैं। ऑल्दो धीरे धीरे एक्सटेंड हो रही है वो भी, बट सवाल ये जरूर उठता है कि डू ऑल द फार्मर्स नीड सपोर्ट? शुड देयर बी सम एक्सक्लूजन क्राइटेरिया? यानी कि बड़े बड़े जो फार्मर्स है, बड़े जो बिग लैंडलॉर्ड्स है, क्या उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है? ऑल्दो इस सवाल का जवाब अभी तो नहीं होगा, बिकॉज मैं कहूँगा एनी इशू विथ फार्मर इट इज़ अ वेरी वोलेटाइल इशू। सो एक्सक्लूजनरी क्राइटेरिया प्रोबेबली हम लोग
एक दशक के बाद डिस्कस ज़रूर करेंगे फिर से, व्हेन व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। एक बार नीति आयोग ने भी सजेस्ट किया था कि देयर हैज़ टू बी सम क्राइटेरिया दैट वी आर एबल टू टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स, लेकिन उसके ऊपर कई सालों से देयर इज नो डेवलपमेंट, नो प्रोग्रेस, राइट। सो सपोर्ट टू ऑल फार्मर्स एज ऑफ नाउ, दिस इज ट्रू बिकॉज वी नीड टू डेवलप एग्रीकल्चर, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के साथ अगर दूसरे फार्मर्स को फायदा मिल रहा है देन इट इज अ रिस्क दैट वी नीड टू टेक एज ऑफ नाउ। सो कुछ जगहों पे इंप्रूवमेंट चाहिए, आशा करते हैं कि सरकार इन चीज़ों पे फोकस करेगी और रिजॉल्व करेगी। एक और एस्पेक्ट ज़रूर बनता है, ये तो मैंने आपको बात की विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ सेक्शंस ऑफ फार्मर्स हैं जो कहते हैं कि जो 5,000 रुपये है, और मैंने आपको बताया 5,000 रुपये 2 बार जाता है 2 सीजन्स में पर एकड़ फ्रॉम तेलंगाना। कुछ सेक्शंस जो कहते हैं 5,000 रुपीज़ इज़ ऑल्सो वेरी लेस, वो कहते हैं कि 5,000 रुपीज़ पर एकड़, इससे भी ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट में लगता है, तो इस रकम को भी बढ़ाने की बात करते हैं। तो इसके ऊपर सरकार क्या करेगी वो तो हम लोग बात करेंगे whenever if there is any change, if there is any improvement, we'll talk about that on Study IQ. But let us hope that these issues are resolved and the Raita Bandhu scheme works more efficiently going forward. That is it from my side. Thank you for watching this video. Jai Hind.